टिंग टोंग टिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मटेरियल्स। कैसे हो बच्चों? होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। फिर हम लोग यहाँ सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, फैक्टर थ्योरम के बारे में, और फिर फैक्टराइज करना सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइज करना जो होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत खूबसूरत से चैप्टर है, इसको एंजॉय करते हैं। तो शुरू करें, कुर्सी की पेटी बांध दो और शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में, टर्म्स के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इनको समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, इनको हम लोग बहुत खूबसूरती के साथ आज समझेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, इनको पहचानने का क्या तरीका है, तो ये मैं आपको आज बताऊंगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कुछ एक्सपोनेंट की बातें करेंगे और फिर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होते हैं उनको डिग्री बोलते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब पॉलिनोमियल के हैं दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एक बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और एक दूसरा बेसिस होता है बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे डिग्री हम पढ़ेंगे और फिर यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसको समझेंगे। फिर नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब जैसे कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसमें क्या होते हैं कि वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स होते हैं तो वेरिएबल्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आते हैं। तो वही हम यहां पे देखेंगे। जीरोज और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरोज और रूट दोनों एक ही चीज को बोलते हैं, मैं आगे समझाऊंगा इसको अच्छे से। उसके रूट कैसे निकालते हैं या जीरोज कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, वो समझाऊंगा यहां पे। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो दो थ्योरम मैं आपको बताने वाला हूं, ये आगे जाके बहुत आपको यूज होने वाले हैं। जब आप क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो ये जो फैक्टर थ्योरम जो मैं समझाऊंगा अभी, कैसे फैक्टराइज करते हैं इसके थ्रू, ये बहुत यूज होने वाला है। फिर फैक्टराइज यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के थ्रू फैक्टराइज करना किसी भी पॉलिनोमियल को, या फिर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, किसी भी मिडिल, कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसका जो मिडिल टर्म होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ सिखाऊंगा। फिर कुछ आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे, ये आइडेंटिटीज़ जैसे है, ये आइडेंटिटीज़ जैसे है, और फिर कुछ और भी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एक समराइज मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूंगा, वो आपको नोट करना है। तो शुरू करें, चलो। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? जैसे नाम से ही आपको पता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट है, जो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो देखते हैं, ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे सिंबल जिनके फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, जैसे 2, 5, 7, पाई, ये सब क्या है बेटा? ये सब कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? क्या 2 की वैल्यू चेंज होगी? 2 जो है इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी, ये 2 ही रहेगा। 3 तो नहीं बन जाएगा, 1 नहीं बन जाएगा। तो ये हमेशा जब भी लिखा रहेगा, ये सिंबल जब भी लिखा रहेगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 ही होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी, इसकी वैल्यू 7 होगी, इसकी वैल्यू पाई होगी। तो ये सब सारे क्या है? कांस्टेंट। जैसे सपोज आप अपने घर में एक कपड़ा लेके आते हो, अपने लिए कोई एक टी शर्ट लेके आते हो या फिर कोई शर्ट लेके आते हो या शूज लेके आते हो, क्या शूज जो है समय के साथ अपना लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी चेंज करता है? नहीं चेंज करता है। तो क्या हम बोलेंगे कि वो शूज का जो साइज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ओवर द टाइम। तो कांस्टेंट कैसे होते हैं? जो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। वैसी क्वांटिटीज जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमेशा सेम होती है और फिक्स्ड होती है। जब भी ये सिंबल आप देखोगे तो आप इसको 2 ही बोलोगे, इसको 3 नहीं बोलोगे। तो वैसे चीजों को बेटा हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो फिर वेरिएबल क्या होता है? इसका सब अपोजिट। वेरिएबल जो है बेटा वो वेरी वर्ड से है। वेरी मतलब जो अपने आप को बदलता रहता है। जैसे हमारे पास समझो एक एग्जांपल है यहां पे दिया हुआ, हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन। अब अगर एक आदमी की हाइट और वेट वो समय के साथ क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे आप अगर 70 kg के अभी हो तो हो सकता है कि 2 साल बाद आप 75 kg के होगे। जरूरी नहीं है कि आप 70 एग्जैक्ट 70 रहोगे। आपका वेट जो होगा चेंज होगा, हाइट जो होगा वो चेंज होगा। तो वैसी चीजें, वैसी क्वांटिटी जो चेंज होती हैं उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। अब इसको हम मैथमेटिकल चीजों में समझते हैं। जैसे
हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब बताओ यहां पे कांस्टेंट कौन है? 8। ये जो है बेटा ये कांस्टेंट है 8। 8 क्या अपनी वैल्यू चेंज करेगा? ये 9 बनेगा? नहीं, 8 तो 8 ही रहेगा। ये सिंबल को हमेशा आप 8 बोलोगे। अब x और y क्या है इसको समझ लेते हैं। ये दोनों वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? एक हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहां x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी, तो ये एक्सप्रेशन 8 बन जाएगा। 1 प्लस 7 8 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। उसी तरह x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। तो अब देखो x और y जो है वो अपने अपने वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। कभी 1 बन रहा है, कभी 2 बन रहा है, कभी 3 बन रहा है, कभी 4 बन रहा है, कभी 5 बन रहा है। इस तरह x अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है, y भी चेंज कर रहा है। तो x और y जो है ये दोनों वेरिएबल हैं और 8 जो है वो कांस्टेंट है। कुछ समझ में आया? कांस्टेंट वो होंगे जो अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे और वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं। जनरली हमें x, y, a, b, c ऐसे करके देखने को मैथमेटिक्स में मिलते हैं। आगे बढ़े। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। उससे पहले बेटा एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे आपके पास आया कांस्टेंट आया 2, 3, 4, 1 भी है, 5, 6, ये सब क्या है बेटा? ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या क्या है? x, y, z, a, b, कोई भी अल्फाबेट ले लो ऐसा तो वो वेरिएबल होगा। इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ भी हो सकती है, बट इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। इतना समझ में आया? अब समझो, अगर हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कोई एक्सप्रेशन है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको समझाता हूं अच्छे से कि ये कैसे बना। हमारे पास है कांस्टेंट, हमारे पास है वेरिएबल। इन दोनों को मिलाकर कैसे मिलाया जाए इन दोनों को? तो हमारे ऑपरेटिव होते हैं। ऑपरेटिव कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 4 ऑपरेटिव हैं। अगर इन 4 ऑपरेटिव को इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं तो वो टर्म बनता है। समझो, जैसे 2 और x को हमने मिलाया, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में मिलाया, तो क्या बनेगा? 2x बनेगा। 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू x लिख सकते हैं, तो 2x बना। अब समझो ये 2x हमने यहां डाल दिया, ठीक। अब यहां पे क्या है? हमारे पास वेरिएबल है। अब समझो x को मैंने 2 बार ले लिया, x इंटू एक्स, 2 बार वेरिएबल को ले लिया, तो ये क्या बन गया? दोनों को मल्टीप्लिकेशन में रखा तो x स्क्वायर बन गया। चलो इसको भी उठा के यहां पे ले आए तो x स्क्वायर हो गया। अब इसमें से किसी एक कांस्टेंट को उठा लिया, तो ये देखो क्या हो रहा है, यहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों कभी ऑपरेटिव के साथ आ सकते हैं, ऑपरेटिव के साथ आ सकते हैं, या फिर इसमें से कोई भी एक सिंपली उठा लो, यहां पे वेरिएबल उठा लो, कांस्टेंट मिला लो। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, ऐसे को बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया? अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें ईच वन जो है वो एक टर्म है, ये सारे एक टर्म है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि टर्म क्या है, तो एक्स स्क्वायर एक टर्म है, प्लस 2x एक टर्म है, फिर प्लस 3 जो है वो एक टर्म है। अब ये तीनों को क्या बोलेंगे? टर्म। ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो आपको ये समझ में आया कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और टर्म क्या होता है। ये टर्म बना था ना हमारा, 2x बना था, एक्स स्क्वायर बना था, तो ये सब क्या है बेटा? टर्म है। ये दोनों से मिलके बनते हैं या फिर ये सिंगल में आपस में भी मिलके बन सकते हैं, ठीक है। इन टर्म से बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आगे समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। सपोज आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है s⁴ प्लस 3x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 1।
अब मैं आपसे इसमें पूछता हूं कि इसमें कांस्टेंट कौन सा है, तो कांस्टेंट है 1। देखो कांस्टेंट 1 ही है ना, 1 अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। इसमें कांस्टेंट कौन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 1 जो है वो कांस्टेंट है, वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये वेरिएबल का कुछ कॉम्बिनेशन है। देखो x को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, x4 क्या होता है बेटा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये देखो x वेरिएबल है, इसको 4 बार मल्टीप्लीकेशन में रखा गया है तो x4 बन गया। तो ये वेरिएबल है। यहां पे देखो 3 कांस्टेंट है और फिर वेरिएबल जो है x³ है, तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो यही एक कांस्टेंट है। तो अगर आपसे पूछता है कि इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट 1 है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें टर्म कितने हैं, तो इसमें देखो टर्म कितने हैं, एक तो ये टर्म हुआ, एक दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ और पांचवा ये हुआ। तो टोटल इसमें बेटा 5 टर्म्स हैं। टर्म्स किससे बनते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल के ऑपरेटिव के साथ मिलके बनते हैं, या फिर वो खुद भी आ जाते हैं। जैसे सिंपली x भी आ सकता है, सिंपली y भी आ सकता है, तो उसको भी बोलेंगे। अब यहां पे देखो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं बेटा, x4 एक टर्म है, फिर यहां पे प्लस 3x², 3x³, ये कितना है -4x², यहां 2x और ये 1। अब ये सारे टर्म है, इसमें ये सारे वेरिएबल हैं और ये जो है वो कांस्टेंट है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्लियर है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 5 टर्म है, इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा है, 1 है कांस्टेंट। इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये चारों वेरिएबल है। इसमें टर्म कितने हैं, 5 हैं। और अगर हम किसी एक टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे -4x², तो ये किससे किससे बना हुआ है, -4 एक कांस्टेंट है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल ऑपरेटिव के साथ आए हैं, तो ये मिलके टर्म बनाते हैं और टर्म से बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर पीछे बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास यहां उसी चीज को समझाया गया बेटा, यहां पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 3y + 2। अब देखो इसमें कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, क्या ये कांस्टेंट है, नहीं। क्या ये कांस्टेंट है, नहीं। क्या ये कांस्टेंट है, यस ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। वेरिएबल ये है, ये है। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं बेटा, तो इसमें x और y 2 तरह के वेरिएबल हमें देखने को मिल रहे हैं, जो मिलके इसको भी वेरिएबल बना रहे हैं, इसको भी वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, ये 2 वेरिएबल है। टर्म्स कौन कौन से हैं बेटा, इसमें 2x² एक टर्म है, 3y एक टर्म है और 2 जो है एक टर्म है। क्लियर। अब इसमें बात करते हैं कॉफिशिएंट की। एक नई चीज है, कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट क्या होता है बेटा, जैसे अगर मैं पूछता हूं कि इस टर्म में 2x² एक टर्म है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो ये आगे जो कांस्टेंट दिख रहा है, ये वेरिएबल है x², इसके आगे जो कांस्टेंट दिख रहा है इसी को कॉफिशिएंट बोलेंगे। उसी तरह 3y में कॉफिशिएंट क्या होगा, 3। 2x² में कॉफिशिएंट क्या होगा, 2। अब यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे कि ये कांस्टेंट है, अब इसको आप एक एक्सप्रेशन में लिख के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख के और मुझे कॉफिशिएंट बताओ, तो क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूं बेटा, 2x⁴। x तो एक वेरिएबल है, बट 0 जो है, 0 अगर पावर में आता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो 2 × 1 हो गया, विच इज 2। तो क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूं। तो अगर मैं पूछता हूं कि यहां पे कॉफिशिएंट क्या है, x⁴ जो 0 है उसका कॉफिशिएंट क्या है, तो यहां पे कॉफिशिएंट आप बोलोगे 2 है। यहां पे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पे ऐसे देख के लिख के क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और इसमें पूछा जाएगा कि x⁴ का कॉफिशिएंट मुझे बताओ, तो आप बोलोगे 2। क्लियर है कॉफिशिएंट। टर्म्स आपको बता ही दिया, ये तीनों टर्म्स होते हैं, ये तीनों टर्म्स हैं। कांस्टेंट जो होता है वो 2 होता है, वेरिएबल यहां पे x और y है
और फिर अगर बोलोगे इस टर्म में कौन कौन से वेरिएबल हैं, तो एक्स स्क्वायर इसमें वेरिएबल है, इसमें वाई वेरिएबल है इस टर्म में, और इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स एंड वाई दो वेरिएबल को यूज किया गया है। एक्सपोनेंट अब समझ लो, एक्सपोनेंट पहले भी बता चुका हूं। 2x स्क्वायर जो है बेटा, यहां पे 2 जो है पावर में जो रहता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। 3y में एक्सपोनेंट कितना है 1, यहां पे एक्सपोनेंट कितना है 2 1। अच्छा, x टू द पावर 0 में एक्सपोनेंट कितना है 0। क्लियर हुआ? तो आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये बन के जो आया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है इसको समझते हैं नेक्स्ट। तो पॉलिनोमियल कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं अब समझो बेटा। पॉलिनोमियल वैसे एक्सप्रेशंस होते हैं अगर आपके पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है इसको कैसे समझेंगे? तो इसको पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईच टर्म में जितने भी टर्म है बेटा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है। क्लियर है? 5 टर्म है। इन सब के एक्सपोनेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर एक्सपोनेंट होल नंबर होता है तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारे टर्म को हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे सारे टर्म में? सारे टर्म में जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल क्या है बेटा? यहाँ पे x है, x है, x है, x है। यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं? 4x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर ये सारे वेरिएबल है, इन सब के एक्सपोनेंट को चेक करेंगे। एक्सपोनेंट अगर होल नंबर होता है, होल नंबर क्या क्या होते हैं बेटा? 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है? एक बड़ा नंबर होता है। क्लियर है? जिसको होल नंबर नहीं पता है वो चैप्टर 1 देखो इसका, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो चल रहा है, देख लें एक बार। चल रहा है। तो ये हुए बेटा। तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट चेक करेंगे। अगर एक्सपोनेंट होल नंबर होता है या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? उसी को हम बोलते हैं होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4, ये सब बताया था ना, टिल इंफिनिटी। इसमें 0 भी होता है, इसमें -1 से लेके फिर ये माइनस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है? ये हुआ आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या बोला? नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को हटा दो, ये नेगेटिव वाले सारे हट गए। तो 0 से लेके इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है? होल नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही बेटा हम होल नंबर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को में चेक करना है, वेरिएबल्स को पहले देखना है। वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट होंगे, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होंगे, अगर वो होल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हुई बात? फिर से समझाओ। चलो समझाता हूं। कहां चले सर? हाँ, तो अब देखो, सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 1/2 प्लस 3। अब ये बताओ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो सारे टर्म है, ये 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 टर्म से मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन गया। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है इसको कैसे चेक करें? पॉलिनोमियल है कि नहीं है इसको हम कैसे चेक करें? तो हम क्या करेंगे? इसमें वेरिएबल को चेक करेंगे पहले। कौन कौन से वेरिएबल हैं? तो वेरिएबल है हमारा x यहां देखो, और यहां x टू द पावर 0 लिख सकते हैं इसको। क्लियर? लिख सकते हैं। अब सारे वेरिएबल के एक्सपोनेंट को चेक करो। क्या ये होल नंबर है? 4 एक होल नंबर है, यस। 3 एक होल नंबर है, यस। 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं, 1/2 जो है होल नंबर नहीं है। और फिर हम आगे देखते हैं, तो ये भी एक होल नंबर है, 0 जो है होल नंबर है। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? कि ये पॉलिनोमियल नहीं है।
ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं? नहीं, वो तो एक्सपोनेंट चेक करके पता चलेगा। लेकिन क्या सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। सोचो, हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। सारे पॉलिनोमियल जो होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्लियर है? ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, द एक्सपोनेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल आर होल नंबर। बताया था कि पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होता है, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, वो होल नंबर होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे 1/2 जो है एक रियल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां पे? ओके, अब मुझे एक बात बता, रूट एक्स जो है, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन, x⁻² 1/2। x क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमने देखा, तो वो 1/2 निकला, जो होल नंबर नहीं है। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि पॉलिनोमियल के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसको समझेंगे। तो दो तरह से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, एक जो है बेटा वो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किया गया है कि उसमें कितने टर्म है। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ऐसा, अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? तो इसमें 3 है, 1 2 3, ये टोटल 3 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं बेटा? इसमें 3 है। तो हमारे क्लासिफिकेशन जो किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो किया गया है, वो दो तरह से किया गया है। एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा जो है बेटा वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब ये क्या चीज है, ये डिग्री क्या चीज है, मैं समझाता हूं आपको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को ही बोलते हैं बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या है समझाता हूं। समझो हमारे पास एक एक्सप्रेशन यहां पे दिया हुआ है, ये वाला 3x4 प्लस 2x³ प्लस x प्लस 9। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल कैसे है, कैसे हम चेक करें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो इसमें हम क्या करेंगे कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट चेक करेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है? x है। x का एक्सपोनेंट क्या है? 4, होल नंबर है। x⁻³ है, तो ये भी होल नंबर है 3। यहाँ भी 1 है, तो होल नंबर। यहाँ x⁻0 लिख सकते हैं 9 को। 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 x⁻0। x⁻0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो 9 × 1 = 9 हुआ। तो यहाँ पे भी होल नंबर है, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो चेक हो गया, ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें एक्सपोनेंट का हाईएस्ट पावर क्या है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें चेक करना है बेटा कि जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है। तो यहां पे क्या है? हाईएस्ट पावर बेटा 4 है। यहां पे क्या है? 3 है। देखो x³ है ना, तो 3 हुआ। यहां पे क्या है? 1 है। यहां पे क्या है? 0 है। 9x⁻0 है। तो इसका हाईएस्ट पावर यहां पे कौन सा है बेटा? 4 है। तो हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है। समझ में आया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि पहले वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहले ये चेक कर लो, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वही डिग्री होता है। समझ में आया? चलो मुझे बताओ यहां पे इसका पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, बताना मुझे। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले चेक कर लो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है। देखो ये क्या है? वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल। तो इसके पावर में क्या है? होल नंबर है। 5 होल नंबर है, 6 होल नंबर है, 4 होल नंबर है, 1 होल नंबर है। अब इसमें हम चेक करेंगे बेटा, ये पॉलिनोमियल तो चेक हो गया कि अब इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है। तो x⁻5 है यहाँ, क्या ये हाईएस्ट पावर है? नहीं। आगे बढ़ो, चेक करो। x⁻6 है,
यहां पे 6 है, यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है और यहां पे 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ? यहां पे हाईएस्ट पावर हुआ 6, तो 6 हुआ, तो इसका डिग्री जो होगा बेटा, डिग्री इसका 6 होगा। होपफुली समझ में आ गया आपको। नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखो कि क्लासिफिकेशन जो किया गया था बेटा पॉलिनोमियल का, वो दो तरह से किया गया था। एक, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो एक तो बेसिस हुआ कि हम टर्म्स पे डिसाइड कर लें कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। दूसरा, हम डिग्री से डिसाइड करेंगे कि वो पॉलिनोमियल जो है वो कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का पता चल गया तो उससे हम बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल को कौन से कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? अगर एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक। ठीक है। अगर डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल का तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, या फिर उसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अगर 5 रहेगा तो क्या बोलते हैं? उसको क्विंटिक बोलते हैं। 6 रहेगा तो सेक्स्टिक। तो आपने डिग्री के हिसाब से बेटा देख लिया कि डिग्री के हिसाब से अगर हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा पॉलिनोमियल का तो हम कैसे करेंगे। अब यहां पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझ लो। अगर हमारे पास कोई एक कांस्टेंट लिखा हुआ है 2, सपोज एक कांस्टेंट लिखा हुआ है 2, तो क्या 2 एक पॉलिनोमियल है? सबसे पहले बताइए। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो 2 एक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? तो 2 को हम लिख सकते हैं 2x⁴। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? x⁴ का क्या मतलब होता है? 1। तो 2 × 1 का मतलब 2 हुआ, तो ये 2 ही है बेटा। तो किसी भी कांस्टेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले चेक करते हैं ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें हम चेक करेंगे कि उसका जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। तो यहां पे क्या है? वेरिएबल x, इसका एक्सपोनेंट क्या है? वो है 0। एक्सपोनेंट क्या है? 0। 0 क्या है बेटा? एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। 2 जो है 2 3 4 ये सब को हम 2x⁴, 3x⁴, 4x⁴ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉलिनोमियल है। अब इनकी डिग्री क्या होगी? तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट तो यहां 0 ही है। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, इसकी डिग्री हो गई 0, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दिखा देता हूं। सपोज x+2, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कैसे चेक करेंगे? तो वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट देखेंगे, वो होल नंबर होना चाहिए। तो 1 होल नंबर है, x⁴ ही है ना, यहां पे छुपा हुआ है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पे मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होगा बेटा? 5x² + x+2। अब यहां पे देखो ये पॉलिनोमियल है 2 होल नंबर, 1 होल नंबर, यहां पे 0 होल नंबर। क्लियर है? तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? तो मैक्सिमम पावर 2 ही है। यहां तो 1 है, यहां 0 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको क्या हम बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होता है? 5x³ + 3x² + 2x + 1। अब यहां पे मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अगर 4 डिग्री रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वार्टिक पॉलिनोमियल या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन था डिग्री के हिसाब से। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे टर्म्स के हिसाब से। समझो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से। अब यहां पे हम देखते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं बेटा जिसमें केवल एक टर्म होते हैं। 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल, 4 रहेगा तो क्वाड्रिनोमियल। समझ में आया? जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है
2x³ प्लस 2x प्लस 1, चलो ये 1 कर देता हूं यहां तक, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कितने टर्म है, तो इसमें टर्म है 1 2 3 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। किसके हिसाब से, टर्म के हिसाब से बताया जा रहा है। कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है। अगर इसमें समझो एक टर्म और ऐड कर देता हूं, सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन ये है, ये पॉलिनोमियल तो है, कैसे है आपको पता है, एक्सप्रेशन की पावर जो में है वो होल नंबर होना चाहिए, तो यहां 3 2 1 0 जो है वो होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसको टर्म्स के हिसाब से बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है, तो 4 टर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रीनोमियल पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ। अगर एक टर्म रहेगा बेटा तो क्या बोलेंगे, 2 जैसे है, सपोज मैंने पहले एग्जांपल जो लिया था उसको 2x⁻0 लिख सकते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है, यस ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसका मतलब है कि केवल इसमें एक टर्म है, 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल, 3 रहेगा 4 रहेगा तो क्वाड्रिनोमियल। आगे बढ़े। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी मैंने समझाया था आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। समझो हमारे पास अब किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए ना, जब हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है या जो कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, f(x), अब इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x। क्या मतलब है समझाता हूं, घबराना मत। फंक्शन ऑफ x, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, अब ये क्या बोल रहा है बेटा कि इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x का फंक्शन है। x का फंक्शन क्या है, मतलब बेटा x यहां पे वेरिएबल है, x की जैसे जैसे वैल्यू वेरी करेगी, ये फंक्शन जो है, ये जो पॉलिनोमियल है उसी को बोला गया फंक्शन ऑफ। ये पॉलिनोमियल जो है उसकी भी वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होगी। अब इसको लिखने का तरीका है बेटा, f(x) इज इक्वल टू, ये एक दिया हुआ हमारे पास पॉलिनोमियल, समझो g(x) भी लिख सकते हैं, इसको p(x) भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक बता रहा है बेटा कि ये एक पॉलिनोमियल है, g(x) क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, कभी कभी आपको जैसे क्लास 11 12 में जाओगे तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, फंक्शन ऑफ xy। अब यहां पे क्या है कि 2 वेरिएबल रहेंगे, तो 2 वेरिएबल रहेंगे तो एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल भी आपको दिखेगा। समझो ऐसा कोई एक्सप्रेशन है आपके पास जिसमें वेरिएबल कौन से है, x है y है, ठीक है, उसको फंक्शन ऑफ x एंड y लिख दिया, वेरिएबल को हम दिखा रहे हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का एक ऐसा तरीका भी होता है। f(x) क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें x जो है वो वेरिएबल होगा, f(x) लिखा हुआ है, g(x) लिखा हुआ है या फिर p(x), ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है बेटा, तो इसको आप यही समझना कि एक पॉलिनोमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वहां पे, जहां पे x जो है वेरी कर रहा है, x जो है वहां पे वेरिएबल है, बस। क्लियर है। अब समझो हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 4। अब यहां पे तो x दिख ही नहीं रहा है हमको, वेरी करता हुआ। यहां पे तो आप बोल रहे हो कि एक पॉलिनोमियल है जहां पे x वेरिएबल है, बट यहां पे तो नहीं दिख रहा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं h⁻0 लिख सकता हूं। तो बेटा ऐसा फंक्शन या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, वैसे पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले समझाया था। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, सपोज f(x) = 4, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो x और y पे ही बनाते हैं हम ग्राफ, ये x हो गया, ये y हो गया। क्लियर है। अब x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहां पे f(1) भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 4 ही होगी। क्यों 4 होगी, देखो x⁻0 करोगे तो x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो, उसके टू द पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो 4 ही रहेगा वैल्यू। f(2) की वैल्यू कितनी होगी,
4, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी 4। तो x की वैल्यू आप चेंज करते रहो, लेकिन f ऑफ x ये जो पॉलिनोमियल है 4, इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो x की वैल्यू कुछ भी रखो 1 2 3 4, y की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4, y की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। 1 रखा तो y की वैल्यू 4, 2 रखा तो y की वैल्यू 4, 3 रखा तो y की वैल्यू 4, 4 रखा तो y की वैल्यू 4। तो देखो ये एक हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो, -1 -2 -3 -4, y की वैल्यू जो होगी वो 4 ही होगी। मतलब पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी f ऑफ x की जो वैल्यू है वो 4 ही रहेगी, चाहे x कुछ भी वैरी करे। समझ में आया? तो वही लिखता है द ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ में आया? ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज। अब ये जीरोज क्या होता है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा ये लाइन। तो आगे बढ़े। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कुछ भी लिख सकते हो बेटा ऐसे, p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं सपोज पाई प्लस 2। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। x की वैल्यू चेंज करते रहो, x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ये x पाई प्लस 2 ही जो है ये वैल्यू हमेशा रहेगी उस पॉलिनोमियल की। क्लियर है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। चलो चेक करते हैं। हमारे पास यहां पे 4x² प्लस 2x माइनस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल पहले चेक करेंगे। वेरिएबल कौन सा है? x। क्लियर है? अब उसका हम क्या चेक करेंगे बेटा, उसका एक्सपोनेंट चेक करेंगे कि वो होल नंबर है कि नहीं है। तो x टू द पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है। तो 0 1 और 2 जो है सारे होल नंबर हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। चलो a पॉलिनोमियल हो गया। b के बारे में क्या कहना है? b है बेटा आपके पास y प्लस 3y। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस 3y टू द पावर -1। y टू द पावर -1 इक्वल टू क्या होता है 1/y। a टू द पावर -1 इक्वल टू क्या होता है 1/a। ऐसे ही होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं। अब ये सिंप्लीफाई तो मैंने कर दिया, पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई तो मैंने कर दिया। अब मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, y वेरिएबल है, y वेरिएबल है। इसके पावर कितना है 1 है, इसके पावर क्या है -1 है। तो -1 क्या होता है, ये होल नंबर नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। b जो है बेटा वो क्रॉस हो गया, वो पॉलिनोमियल नहीं है। c देखते हैं, c को चेक करो। x³ -1, तो x³ -1 इंटू x टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम। यहां देखो, यहां पे होल नंबर है 3 है, 0 है, होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पे देख लो y² 5y प्लस 1 2 1 और 0 सारे होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। समझ में आया? तो इसमें एक ही पॉलिनोमियल नहीं था, वो b था। विच वन इज पॉलिनोमियल, अब इसमें भी चेक करना है। तो यहां पे देखो क्यूब है, 1 है पावर में, यहां पे h टू द पावर 0 हो गया, तो ये देखो सारे होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये देखो 2 है, यहां पे भी y टू द पावर 1 है, यहां y टू द पावर 0 कर देते हैं इसको, तो ये देखो 0 हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ, तो ये होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल हो गया। यहां पे चेक करते हैं 2√x प्लस 7। अब √x को क्या लिख सकते हैं, 2h टू द पावर 1/2 प्लस 7। अब ये देखो ये होल नंबर नहीं है, एक्सपोनेंट जो है होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। -6 को क्या लिख सकते हैं, h टू द पावर 0 आगे लगा सकते हैं, ये होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। t², यहां पे क्या है, यहां कुछ नहीं है, तो ये देखो वेरिएबल के पावर देखिए, होल नंबर, यहां पे 1 है, होल नंबर, यहां पे t टू द पावर 0 होल नंबर, तो ये क्या हो गया बेटा, एक पॉलिनोमियल हो गया। तो यहां पे पॉलिनोमियल कौन सा नहीं था, नंबर 3 जो है वो पॉलिनोमियल नहीं था। आगे बढ़े। राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन फॉलोइंग। अब इसमें सारे टर्म का कोफिशिएंट लिखना है, तो चलो मैं हार्ड वाला कर देता हूं और ये दोनों मैं करूंगा, और बाकी दोनों जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये दोनों आप करोगे। करूं एक बार देख लूं, वीडियो चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। अब देखो x-1 इंटू 3x-4,
जब बेटा ऐसे में निकालना हो, अगर आपको निकालना हो, कोफिशिएंट निकालना हो या डिग्री निकालना हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करोगे, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। x माइनस 1 जैसे मल्टीप्लाई आप करते थे पहले, 3x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3x इंटू एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3x इंटू 1 3x। अब माइनस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 जो है ये क्या हुआ, ठीक है यही था। माइनस 4 इंटू 1 कितना होगा, तो ये हो गया माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 हो गया, तो माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4। अब इसको कर दो, ऐड करना है सबको, 3x स्क्वायर माइनस 7x, 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा, प्लस 4। यही हुआ मल्टीप्लीकेशन। या फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बेटा ऐसे, 3x इंटू एक्स कितना होगा, 3x स्क्वायर हो गया, 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। माइनस 4 जो होगा वो x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस 4x हो जाएगा। फिर माइनस 4 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। देखो मल्टीप्लीकेशन करके आया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब मुझे बताओ कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 3, x का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस 7, और x टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट कितना है, 4 है, या फिर 4 को हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, तो इसमें आप कॉफिशिएंट बता दिए। अब मुझे बताओ इसका डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री होगा बेटा 2, इसका डिग्री है 2। कैसे है, एक्स स्क्वायर सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 2 है। अब क्या ऐसे अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज ऐसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें अगर आपसे पूछ ले कि डिग्री बताओ, तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, सिंप्लीफाई करने के बाद आप डिग्री बताओगे। समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप डिग्री और कॉफिशिएंट दोनों बताओ। 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है, यहां पे 4 है, दिख नहीं रहा ठीक से। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर 2x क्यूब हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x कितना होगा, 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 2x स्क्वायर, x यहां पे हो गया माइनस 5x। फिर 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो 4 प्लस में हो गया 8x माइनस 20, तो ये कितना हो गया, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 5x प्लस 8x प्लस 3x हो जाएगा। देखो 8x बड़ा है ना 5x से, तो 8x माइनस 5x कितना होगा, 3x होगा, माइनस 20। ये हमें सिंप्लीफाई करने के बाद आया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया बेटा तो ये आया। अब मुझे बताओ इसमें कॉफिशिएंट कौन कौन से हैं। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है 2, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है माइनस 3, एक्स का कॉफिशिएंट है 3, और फिर एक्स टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट अगर पूछ लेता है तो माइनस 20 कांस्टेंट टर्म है। डिग्री बता दो मुझे इसमें, तो एक्स यहां पे वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा उसमें आप डिग्री चेक करो। आप यहां डिग्री मत चेक करना, गलत हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करके फिर डिग्री चेक करना। चलो ये होमवर्क है और ये होमवर्क है, बहुत सिंपल सा है, आप इसको कर लोगे। आगे बढ़े, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया था बेटा ये फिर से आ गया। समझो आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब बेटा, एक पॉलिनोमियल है जिसमें x जो है वो वैरी करता हुआ पॉलिनोमियल दिखेगा। पॉलिनोमियल है जिसमें x जो है वैरी करता हुआ पॉलिनोमियल दिखेगा। क्या पॉलिनोमियल है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, लिखने का तरीका है, बस डरना मत इससे। ये पॉलिनोमियल है, इसमें 1 की वैल्यू रख रहे हैं, तो 1 की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 1 प्लस 7, तो ये कितना हो गया, ये इंटू है 1 प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। अब p इक्वल टू 2 लिख के दिखाओ मुझे, ये सबको आना चाहिए, सारे बच्चों को आना चाहिए कि कैसे हम लिखते हैं। तो x की वैल्यू 2 रखा हमने, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 7, फास्ट, तो ये 4 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 7 हो गया, ये हो गया 17। p ऑफ 3 बताओ कितना होगा, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 7 25। तो इस तरह से आप अगर x की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे बेटा, आप क्या लिख सकते हो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता सकते हो। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी पॉलिनोमियल जो है चेंज होता रहेगा। तो आप ग्राफ भी बना सकते हो इसका, ये समझो x है, ये y है, तो x की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो y की वैल्यू कितना, मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू कितना आया 11, तो यहाँ कहीं 11 होगा। फिर x की वैल्यू 2 रखा तो 17, समझो यहाँ 17, x की वैल्यू 3 रखा तो ये 25, ये 3 रखा तो 25, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है ना। तो इस तरह से आप ग्राफ भी बना सकते हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा था, याद करो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ था हॉरिजॉन्टल लाइन, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। y मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये px है, y जो है ना बेटा ये p ऑफ x है, और ये x है, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो p ऑफ x की वैल्यू जो है वो y पे दिखाई जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे बढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज को बेटा रूट भी बोलते हैं, इसको क्या आप बोलेंगे, इसको रूट भी बोल सकते हैं, रूट जड़, ठीक है, रूट भी बोल सकते हैं। आगे बढ़े। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेटा कि कोई समझो एक फंक्शन है f ऑफ x, ये कोई दिया हुआ है आपका, समझो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x दिखाई दे रहा है माइनस 6, ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको एफ एफ एक्स के फॉर्म में हमने लिख दिया है, जहां पे x वैरी करेगा तो ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो भी वैरी करेगी। अब मुझे एक चीज बताओ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहां इस सारे की वैल्यू 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 0 हो जाए, तो वैसे x के वैल्यू को हम रूट बोलेंगे या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया नहीं, चलो फिर से समझाता हूं। हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। अब मुझे बोला गया कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे, जैसे f ऑफ 1 करते हैं बेटा हम, समझो यहां पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 क्यूब मतलब 1, तो 2 हो गया। x की वैल्यू यहां 1 रखो तो 1 स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, तो माइनस 3 हो गया। 7 इंटू 1 कितना हो गया 7 हो गया, माइनस 6। अब ये देखो 6 प्लस 3 9 हो गया, 7 प्लस 2 9 हो गया, तो 9 माइनस 9 0 हो गया। अब हमने यहां पे एक चीज नोटिस किया कि f की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। तो यहां पे 1 जो है, x की जो वैल्यू 1 अगर रखे तो पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इसी 1 को बेटा हम बोलते हैं, x की वो वैल्यू को हम बोलते हैं रूट या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलो पढ़ते हैं यहां पे। A real number a is said to be the zero of polynomial px if p of a is equal to 0। अगर हम p of a मतलब x of 1 किया हमने तो 0 आ गया, तो x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वैसे वैल्यू को हम रूट या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां पे कुछ पॉइंट है बेटा, वो आप नोट कर लो। पॉइंट नंबर 1 ये है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या मैं बोल रहा हूं, समझाता हूं। समझो आपके पास यही एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x
-6 ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी वैल्यू आपको जीरो करनी है, इसकी वैल्यू जीरो करनी है, तो उसके लिए निकालना है कि x की वैल्यू, x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। वही x की वैल्यू जो होगी उसको हम बोलेंगे जीरोज या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अब मुझे ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है। सबसे पहले हम डिग्री चेक करेंगे। तो इसकी डिग्री है बेटा, हम यहां पे वेरिएबल देखते हैं, x है वेरिएबल, x वेरिएबल है, यहां डिग्री है 3। इसकी डिग्री क्या है? 3 है। तो इसके जो मैक्सिमम रूट होगा बेटा, मैक्सिमम रूट या फिर मैक्सिमम जीरोज, इसको जीरोज भी बोलते हैं, कम होगा या 3 के इक्वल टू होगा। मैक्सिमम रूट और जीरो जो होगा वो या तो मैक्सिमम 3, इसकी x की 3 ऐसी वैल्यू होगी, x की ऐसी 3 वैल्यू होगी। समझो एक तो 1 आया, एक कुछ और आएगा, फिर एक और कुछ आएगा, तो x की ऐसी 3 वैल्यू हो सकता है जिस पे ये जीरो हो सकता है, या फिर 3 से कम हो सकता है। या तो 2 वैल्यू पे होगा, नहीं तो 1 वैल्यू पे ये जीरो होगा, या फिर ये कभी जीरो नहीं होगा, 3 से कम ही होगा। ऐसा x का 4 वैल्यू ऐसा नहीं होगा, 4 डिफरेंट वैल्यू x के नहीं होंगे जिस पे ये जीरो हो जाए। यही बोल रहा है पॉइंट नंबर 1। समझ में आया? चलो एक और समझा देता हूं। x² - 2x + 1, यहां पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। समझो ये कोई पॉलिनोमियल है, तो f(1) रखते हैं, तो 1 रखते ही 1 - 2 + 1 ये जीरो हो गया। अब देखो x की 1 एक वैल्यू रखा हमने 1, एक ही वैल्यू रखा हमने 1, वो उससे पॉलिनोमियल जो है जीरो हो गया। अब ये 1 जो है बेटा, 1 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है। इस पॉलिनोमियल का रूट क्या बोला जाएगा? रूट कौन कौन से हैं? इसका रूट 1 है। x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो एक 1 जो है वो रूट हो जाएगा। अब इसका मैक्सिमम कितना रूट हो सकते हैं? तो इसका डिग्री देखेंगे, डिग्री इसका कितना है? 2, तो इसके मैक्सिमम रूट जो हो सकते हैं बेटा वो 2 हो सकते हैं, या फिर 2 से कम होंगे, 2 होंगे या 2 से कम होंगे। समझ में आया? एक तो रूट हमारा निकल के आ गया 1। अब दूसरा रूट अगर हमें निकालना होगा, कोई निकालेंगे, हम 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, कुछ ना कुछ रखेंगे, तो बेटा हमारे या तो दो ही ऐसे रूट आ सकते हैं, तीसरा रूट नहीं आएगा। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्या है? मतलब इसका जो डिग्री है बेटा वो 2 है, तो 2 से कम रहेगा। नंबर ऑफ रूट जो रहेंगे वो 2 से कम रहेंगे। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ रूट हमेशा उसके डिग्री से कम या उसके इक्वल होंगे। क्लियर है? A non-zero constant polynomial has no zero. Non-zero constant polynomial कौन सा होता है? मैंने बताया था, कोई हमारा पॉलिनोमियल है 2, समझो ऐसा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जिस पे ये जीरो हो जाता है? ऐसा तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा। x की कुछ भी हम वैल्यू रखेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की वो 2 ही होगी। 2 को हम लिख सकते हैं ना, 2x⁴। बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, ये 2 है, तो x की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो वहां पे वैल्यू 2 होगी, तो इसका कोई भी जीरोज या रूट नहीं होगा। तो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होते हैं बेटा उनके कोई भी रूट नहीं होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी रूट नहीं होते हैं। याद रहेगा ये लाइन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी रूट नहीं होते हैं। द जीरोज और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल कॉरस्पॉन्ड टू द x इंटरसेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफ। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, समझा देता हूं। समझो हमारे पास यहां मैंने ये ग्राफ दिया आपको और बोला कि ये ग्राफ जो है इसमें कितने रूट हैं। ये कोई पॉलिनोमियल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे हमने पॉलिनोमियल को शो किया है। कोई भी पॉलिनोमियल है समझो, उसका ये ग्राफ है बेटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें कितने रूट हैं, तो आप बोलोगे ये एक रूट है, ये एक रूट है, ये एक रूट है। तो x की इस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। यहां देखो y क्या है, यहां पे y तो 0 है ना, x की वैल्यू यहां पे कुछ है, x की कुछ वैल्यू के लिए y 0 हो गया। यहां भी y जो है 0 है, यहां भी y 0 है। तो जहां भी x की वो वैल्यू के लिए, समझो x1 है, ये समझो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो x1 इक्वल टू क्या होगा 0, p ऑफ x2 इक्वल टू क्या होगा 0, p ऑफ x3 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x की 3 वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल y इक्वल टू 0 हो जा रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 हो जा रही है। तो ये तीनों क्या होंगे बेटा, इसके रूट होंगे या इसके जीरोस होंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मैंने अच्छे से समझा दिया बेटा जीरोस क्या होता है।
इफ x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा पॉलिनोमियल क्या है, यहां ठीक से लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, इसको मैं ठीक से कर देता हूं। हाँ ये पॉलिनोमियल है। अब बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू, यहां वेरिएबल कौन सा है, x है, देखो x वेरिएबल है ना, इसी को लिखा गया f इक्वल टू f ऑफ x लिखा गया है। इफ x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास f ऑफ x लिखा हुआ है kx³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4। बोल रहा है कि x इक्वल टू -1 जो है वो रूट है इस पॉलिनोमियल का। रूट है इसका क्या मतलब है बेटा, कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में -1 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। तो इसमें -1 पुट कर दो, कि -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4, ये जो होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। यही बोल रहा है, रूट का मतलब यही होता है ना कि अगर x की वैल्यू हम वो पुट कर देंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो होगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये कितना हो गया, -1 का क्यूब माइनस k -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू हो गया 2। सो k की वैल्यू आ गई 2। समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, एक मिनट, इफ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या बोल रहा है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस ax³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b। ठीक है, इसको खुद से करो, इसको खुद से करो। इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। यहां पे a है और यहां पे b है। ये x में वैरी कर रहा है, ये x में वैरी कर रहा है, तो a और b क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, यहां पे ये कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकल के आएगी। चलो खुद से करो। बोल रहा है बेटा कि अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा। बोल रहा है कि 1 क्या है, 1 और -1 रूट है, तो 1 और -1 की जो वैल्यू हम x की रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन बन गया, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलो 1 रखते हैं, ये 1 हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। f इक्वल टू -1 रख देते हैं, तो ये 1 हो गया, ये हो गया -a, ये हो गया +2 +3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, सॉल्व कर दो। तो ये कितना हो गया, 2 + 1 हो गया 3, 3 0 हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, यहां से निकल के आया a प्लस बी इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, तो b माइनस a प्लस 6, b माइनस a प्लस 6 इक्वल टू 0। यही आया, सही किया ना मैंने, a प्लस b, ठीक है, -3 ये 3 0, ठीक है, 2 1 3 3 6 6 माइनस a प्लस b, 6 माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गए, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। इसमें क्या करो, a इक्वल टू हो गया क्या, -b, a इक्वल टू -b हो गया, b उधर गया तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, b a इक्वल टू क्या आया -b, तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। a की वैल्यू क्या रखेंगे, -b रखेंगे, तो a की वैल्यू जब हम -b यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस b हो गया, +6 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2b + 6 इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू -3। जब b की वैल्यू -3 होगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ -3 कर दो तो हो गया 3। तो a की वैल्यू 3 आया बेटा और b की वैल्यू आया -3। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। ये रूट के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। रूट जो होते हैं बेटा वो वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। सिंपल सा, रूट जो होता है, रूट और जीरोस वो वैल्यू होते हैं वेरिएबल के जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ + 2x + 3/5
माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब क्या हमें इसे बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका बताना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स टू द पावर 6 का बताना है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है वो बताना है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसको, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो 5 ऐसा लिख सकते हैं, x³/5 प्लस 2x/5 प्लस 3/5। देखो एलसीएम लोगे तो 5 ही होगा और ऊपर x³ प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, ये टर्म बाय टर्म कर दिया हमने, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। क्या ये टर्म लग रहा था? नहीं लग रहा था, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर दिया। अब हमें क्या बताना बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले ये पॉलिनोमियल है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो एक्स टू द पावर 3 है, 1 है, 2 है, 6 है, सारे इसमें क्या है, सारे इसमें होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या है, सबसे ज्यादा डिग्री तो यहां दिख रहा है 6 का, तो इसकी डिग्री हो गई 6, डिग्री हो गई 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स टू द पावर 6, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है प्लस 2/5, प्लस 2/5, प्लस नहीं लिखेंगे 2/5 लिख देंगे। एक्स टू द पावर 6 का क्या कोफिशिएंट है, -1, यहां देखो कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो एक्स टू द पावर 6 का हो गया कोफिशिएंट -1। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 3/5, ये देखो 3/5 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। आगे बढ़े, रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को समझो, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, समझो एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। रिमाइंडर थ्योरम क्या है बेटा, ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर हम इसमें ये समझो एक फंक्शन है, ये कोई p ऑफ x है दिया हुआ है ऐसा, अगर हम इसमें 2 रखते हैं वैल्यू, सपोज इसमें 2 रखते हैं, p ऑफ 2 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 टू द पावर 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5, तो ये कितना हो गया 32 माइनस 4 प्लस 5, तो ये आया 33। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी हुई है, मैंने वही लिख दिया है वहां पे। अब रिमाइंडर थ्योरम ये होता है बेटा कि सपोज आपके पास ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर मैं इसको x-2 से डिवाइड करूं, x-2 से डिवाइड करूं, x टू द पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। यही रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है बेटा कि x-2 से अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो आप एक काम करो, ये क्या है, ये डिविजर है, ये डिविडेंड है, यहां पे जो निकल के ऊपर आएगा उसको क्या बोलेंगे, कोसेंट, और नीचे जो आएगा वो रिमाइंडर। चलो मैं अलग बताता हूं इसको अच्छे से। समझो आपके पास x-2 से आपको डिवाइड करना है x³ माइनस 4x प्लस 5 को, समझो मैंने ऐसे ही लिख दिया। एक पॉलिनोमियल है, उसको x-2 से आपको डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम आपको बता देगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है बेटा, 2 तरीके से मैं निकालूंगा, देखना रिमाइंडर थ्योरम से, ये रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरा इससे रिमाइंडर थ्योरम से मैं रिमाइंडर निकालूंगा कि रिमाइंडर क्या आएगा, और एक यहां से रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये दोनों तरीका आपको सीखना जरूरी है, तभी आप रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ सकते हो। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो x³ है इसको हमें ब्रेक करना है, इसको हमें कट कर देना है, इसको कट ऑफ करो। तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ ब्रेक हो जाएगा, यस हो जाएगा। x² से हमने मल्टीप्लाई किया तो x³ क्या होगा, कट जाएगा बेटा, तो x³ हो गया, x² इंटू x हो गया x³, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस प्लस, क्योंकि माइनस करते हैं ना तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है बेटा। तो x³ कट गया, अब यहां हुआ -4x प्लस 2x², तो ये लिख देते हैं यहां पे 2x² माइनस 4x लिख दिया हमने। अब क्या करें, अब ये
2x स्क्वायर को हटाते हैं तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर हट जाएगा तो 2x स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया -4x, तो ये तक पूरा कट गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये गया 0 हो गया। अब यहां से 5 उतरेगा तो 5 तो अब जाएगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर क्या हुआ, इसका रिमाइंडर हुआ 5। अच्छा ये डिवाइड करना आपको आया ना, कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले क्या है, ये टर्म जो है इसको हटाना है, कट ऑफ करना है, फिर जो नीचे आया उसको उस टर्म को हटाना है, फिर ऐसे ही करते हुए आपको चलना है। मैं आगे बताता जाऊंगा, जैसे जैसे आएगा बताता जाऊंगा। तो रिमाइंडर इसका 5 आया। अब रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है कि जो डिविजर है, डिविजर जो है बेटा उसको इक्वेट कर दो 0 से। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको x स्क्वायर प्लस 2x को डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो इसका रिमाइंडर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि रिमाइंडर इसका जो आएगा वो 5 आएगा। कैसे बताएंगे? तो आपको क्या करना है, डिविजर को सबसे पहले, डिविजर जो है डिविजर को आप 0 कर दो, इक्वेट कर दो। तो x माइनस 2 जो है वो डिविजर है, x माइनस 2 ही डिविजर है ना, ये डिविडेंड होता है, ये कोसेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। अब x माइनस 2 को हमने 0 कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस फंक्शन में ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या मैंने कर दिया, यहां 4x है ना, एक मिनट, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, क्वेश्चन ये था, इसको डिवाइड करना था x माइनस 2 से, इसको डिवाइड करना था x माइनस 2 से। तो हमारा जो डिविजर है बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि डिविजर को ना इक्वेट कर दो 0 से, और जो भी x की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर दो। f ऑफ x अगर हमारे पास ये है तो डिविजर की जो भी वैल्यू, x की जो भी वैल्यू आएगी वो अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। समझ में आया? तो यहां पे 2 रखते हैं तो 2 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो गया 8 माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब ये देखो यहां रिमाइंडर 5 आ गया, यहां भी रिमाइंडर 5 आ गया। तो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है बेटा कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसको किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। समझो ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है ना, ये पॉलिनोमियल है, ये एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5, इसको अगर हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करो डिविजर को 0 बनाओ। तो 0 बनाओगे, अगर डिविजर 0 बनेगा तो किस वैल्यू पे 0 बनेगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये 2 की वैल्यू जो है इसी पॉलिनोमियल में पुट कर दो, इस पॉलिनोमियल में रख दो, तो ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। समझ में आया कितना सिंपल सा है? चलो एक और समझा देता हूं। इसको थोड़ा ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है बेटा, ये px करके एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x4 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया गया है एक पॉलिनोमियल से, gx इक्वल टू x माइनस 2 है, इससे डिवाइड किया गया। तो बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिविजर को इक्वल टू 0 कर देना है, तो उससे x की वैल्यू आ गई 2 को यहां पे रख देना है, p ऑफ 2 जो होगा वही रिमाइंडर होगा। तो 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, ये हो गया 16, ये भी हो गया 16, 4 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1, तो 16 16 32, 32 माइनस 12 कितना हो गया 20, 20 प्लस 2 22 माइनस 1 21। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, ये बोल रहा है रिमाइंडर आ गया इतना, रिमाइंडर थ्योरम से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 21। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 21, ये हमारा बता रहा है रिमाइंडर थ्योरम। चलो एक और डिवाइड करके देख लें इसको, आप लोग खुद से करो, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। चलो डिवाइड करते हैं, इधर लिख देता हूं मैं साइड में, x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो x4 को हटाना है, x4 को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x4 हो गया माइनस 2x क्यूब, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये हो गया 4x क्यूब। फास्ट फास्ट करते हैं, ऊपर से माइनस 3x स्क्वायर उतरा।
अब बताओ 4x क्यूब को हटाने के लिए मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4x क्यूब दिखाई दे रहा है माइनस 8x स्क्वायर, यही है ना, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, तो यहाँ हो गया 5x स्क्वायर, 8 में से 3 गया, 5 हो गया 5x स्क्वायर। ऊपर से उतरेगा कौन, x प्लस x। 5x स्क्वायर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5x से मल्टीप्लाई किया तो ये 5x स्क्वायर हो गया माइनस 10x, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये हो गया 11x माइनस 1। अब बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 11x से हट जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से मल्टीप्लाई किया 11x माइनस 22, तो ये देखो माइनस प्लस, ये कट गया, 22 में से 1 गया 21। सो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया बेटा, रिमाइंडर यहाँ पे आया 21। अब ये पूरा डिवाइड करने के बाद पता चला कि रिमाइंडर 21 आया। यानी रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि सीधा जिससे डिवीजर को आप जो डिवीजर है आपके पास उसको 0 से इक्वेट कर दो और उसमें जो x की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर दो, तो आपका रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर पता चल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन है। इफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x माइनस 5 है, एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक पॉलिनोमियल है। और दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, ये दूसरा पॉलिनोमियल है। अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, नहीं b नहीं है इसमें, a ही है, a एंड द सेम रिमाइंडर। तो a का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है बेटा। अगर ये दो पॉलिनोमियल है, इनको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है, तो क्या रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं हम? यहाँ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, डिविजर को। तो x इक्वल टू आया 2, 2 को इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ भी x इक्वल टू 2 है, इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो x को 2 इसमें डालो, 2 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस a 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू कर देते हैं, यही रिमाइंडर होगा ना। तो इसका रिमाइंडर देख लेते हैं क्या होगा, 2 को इसमें पुट करते हैं, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो 8 टू जा 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, माइनस 4 प्लस 4 गया 16 प्लस 6 22, 22 में से 5 गया, कितना हो गया 17, 4a प्लस 17 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस a। अब a इधर आया तो 3a हो गया, 8 माइनस 17 हो गया, 17 उधर गया तो ये हो गया माइनस 9 और a इज इक्वल टू हो गया माइनस 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3। अब a की वैल्यू अगर माइनस 3 आ गई तो क्या रिमाइंडर पता कर सकते हैं? रिमाइंडर तो दोनों में सेम था, तो इसमें डाल दो a की वैल्यू इसमें। तो ये कितना था, 8 प्लस a था ना, ये वाला पार्ट कितना था, देखो 8 प्लस a था, तो a 8 प्लस a, तो a की वैल्यू माइनस 3 है, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। तो आंसर इसका कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरह से हम बेटा निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके कि कैसे होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। डिटरमाइन वेदर x प्लस 1 इज x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। अब एक चीज समझाओ मुझे, अगर 20 है, 20 का फैक्टर 4 है, 20 का जो फैक्टर है समझो 4 है, 4 फैक्टर है 20 का, तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0। रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो हम बोलेंगे कि 4 इसका फैक्टर है। मेरी बात समझ में आई? अगर 20 को हम 4 से डिवाइड करते हैं और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि 4 जो है 20 का फैक्टर है। क्लियर है? 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जिसके चलते 3 क्या होगा, 3 इज नॉट द फैक्टर, 3 फैक्टर नहीं है।
तो फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है बेटा कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर हम डिविजर से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, डिविजर से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो डिविजर जो होगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है? समझो, x + 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है? तो x + 3 कैसे निकालेंगे हम? ऐसे ही करेंगे बेटा, 5x² + 5x, ये पॉलिनोमियल को हम लिख देंगे और फिर यहां पे हम x + 3 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर यहां पे 0 आ जाता है इसको कैलकुलेट करने पे, तो हम कहेंगे कि इसका ये फैक्टर है। क्लियर है? जैसे 20 का फैक्टर 4 होगा, तो 4 से अगर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, तो फैक्टर क्या होगा? 4 होगा। 4 जो है एक फैक्टर होगा, रिमाइंडर क्या होगा? 0 आएगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल का ये डिविजर फैक्टर है। क्लियर? तो क्या अगर हमें चेक करना हो तो रिमाइंडर थ्योरम से हम अगर चेक करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम से चेक करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर थ्योरम, पिछला वाला थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। कह सकते हैं ना? यही फैक्टर थ्योरम है। चलो समझते हैं इसको। तो ये क्या करेंगे बेटा, हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले इक्वेट कर दिया 0 से, तो x + 3 = 0 किया, तो x = हो गया -3। -3 को यहां पे पुट किया, पुट करने के बाद पता चला हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। तो चलो पुट करते हैं, -3 को इसमें पुट करेंगे तो -3 का क्यूब +5 -3 का स्क्वायर +5 -3 देखते हैं। 27 + 9 45 -15 -3 सही जा रहा है। 27 45 -15 -3 x = -3। अब ये देखते हैं, तो 45 - 15 कितना हुआ? 30 माइनस ये देखो, ये -27 होगा। -3 का क्यूब है ना, तो -27 होगा। तो -27 45 और 45 में से 15 गया, कितना हो गया? 30 में से 3 गया, कितना होगा? 27 और -27 कितना होगा? 0 + 27। सो यहां रिमाइंडर कितना आया बेटा? 0। यहां आ गया रिमाइंडर 0। इसका मतलब है कि ये जो है पॉलिनोमियल, इससे जब भी डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका ये फैक्टर है। समझ में आ रहा है? फैक्टर है। ये ऑफलाइन वाला बार बार आ रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया बेटा कि अगर रिमाइंडर थ्योरम का हम एक एक्सटेंडेड फॉर्म करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का एक एक्सटेंडेड फॉर्म करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में अगर जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि डिविजर जो है, डिविजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। क्लियर सी बात है? चलो आगे इसको समझते हैं फैक्टर थ्योरम में। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, समझो ये एक पॉलिनोमियल है, x³ + 5x² + 5x - 3, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, x + 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो x + 3 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। बस यही बोल रहा है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता था बेटा कि ये पॉलिनोमियल है, अगर इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसको क्या करो, इक्वेट कर दो 0 के बराबर, तो x = -3 आ जाएगा। इसको जब 0 करेंगे तो x = -3 आ जाएगा। -3 को इसमें पुट कर दोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। और फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि वही रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो समझ जाना कि ये x + 3 जो है इसका फैक्टर है। बस ये एक्सटेंडेड फॉर्म है आपका रिमाइंडर थ्योरम का। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। यूजिंग फैक्टर थ्योरम चेक x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन और नॉट। ये क्या है? ये -3 फिर से थोड़ा आगे आ गया है। x4 + 2x³ - 2x² + 2x - 3। अब मुझे चेक करना है कि x + 3 जो है इसका फैक्टर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे फैक्टर थ्योरम से? तो इसको डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया
तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम से चेक कर लेते हैं, डिवाइड क्यों करना है पूरा, रिमाइंडर थ्योरम से चेक करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, डिविजर जो होता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो x + 3 = 0, सो x = -3। अब यही -3 को जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो पुट जब करेंगे तो -3 to the power 4 + 2 × -3 का क्यूब -2 -3 स्क्वायर + 2 -3 -3, यही है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 × 9 81 हो गया, ये माइनस हो गया, क्यूब है इसलिए। 27 54 हो गया। 3 to the power 3 कितना होगा 27, ये हो गया 54। ये कितना स्क्वायर में है तो 9 हो गया, माइनस लिख दिया 18। ये कितना हो गया -6 -3। 54 + 18 कितना हो गया 72, 72 78, 78 + 3 81, सो 81 - 81 = 0। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, जब भी इसको हम अगर x + 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये फैक्टर है, x + 3 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये फैक्टर थ्योरम से हमें पता चल गया। तो यस, इसका आंसर क्या होगा कि यस, चेक कर लिया हमने रिमाइंडर थ्योरम में, हमें पता चल गया कि इसका रिमाइंडर जो है 0 होगा, इसलिए ये फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपने रिमाइंडर थ्योरम समझ गए, फैक्टर थ्योरम समझ गए। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं इसको समझते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं, किसी भी अगर पॉलिनोमियल आपको दी हुई है तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं इसको समझते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 7x + 10। अब समझो ये कुछ ऐसा होगा फैक्टर में, ऐसा समझो ये x प्लस समथिंग प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी होगा, यहाँ भी x प्लस माइनस कुछ भी होगा, ये ऐसा कुछ फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। अब इसको फैक्टराइज करना है बेटा, तो एक चीज समझो, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा, समझो यहाँ पे हो गया जैसे ये 10 है, तो यहाँ पे क्या ऐसा कांस्टेंट होगा, यहाँ पे क्या ऐसा कांस्टेंट होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको मैंने लिख दिया x ± समथिंग, इसको भी लिख दिया x ± समथिंग। अब ये x² है तो फैक्टराइज होगा तो x × x के फॉर्म में ही होगा, तो ये x² तो हो गया, 2 फैक्टर ऐसे निकलेंगे, तीसरा तो नहीं बनेगा क्योंकि x × x² होगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि ये जो 10 है इसी का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों से होके 10 बनेगा, तो 10 का ही फैक्टर इधर होगा। तो यहाँ पे अब देखो, समझना, इसको ध्यान से समझना कि जब भी आपको ऐसा दिया हुआ है, अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है तो आप कैसे करोगे। ये 10 जो है बेटा, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, +-1, +-2, +-3 इसका हो सकता है नहीं, +-5, और बताओ, +-4 भी नहीं होगा, + सीधा 10 होगा, यही होगा। अब इसी में से +1, इसी में से +1 चाहे -1, +2 चाहे -2, +5 चाहे -5, +10 चाहे -10, इसी में से कुछ ऐसा हम इसमें वैल्यू रखेंगे, x की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे इसी में से, ताकि ये 0 हो जाए। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, एक ये ट्रिक है समझो, x² - 7x + 10 है। x² - 7x + 10 है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है। फिर से समझना जो मैं बोल रहा हूं, ये समथिंग इनटू समथिंग होगा, तो समझो ये x² है तो x तो होगा ही दोनों तरफ, x² हो गया। अब ये 10 जो होगा, यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा, यहां पे कांस्टेंट टर्म होंगे ये दोनों जगह, जो मल्टीप्लाई होके, ये प्लस माइनस के फॉर्म में हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे कुछ ऐसा होगा, यहां पे कुछ ऐसा होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये कांस्टेंट टर्म बना रहे होंगे, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट जो होगा कांस्टेंट टर्म बन रहा होगा। तो ये यहां पे क्या हो सकता है, ये यहां पे क्या क्या हो सकते हैं, तो 10 का फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, +-1, +-2, +-5, +-10, यही हो सकता है। और बाकी +-3, 4, 6, 7, 8, 9 नहीं हो सकते हैं। अब ये तो हमको पता चल गया। अब इसमें से कोई एक वैल्यू उठा के रखना हम शुरू करते हैं इसमें। ये समझो P(x) है, P(, अगर हमने रख दिया 1,
तो ये कितना हो गया 1 माइनस 7 प्लस 10, ये कितना हो गया अब आपका 11 4 हो गया। ठीक है, चलो -1 रख देते हैं, p ऑफ -1 रख के देखते हैं। ये -1 हो गया, सॉरी ये +1 हो गया, ये +7 हो गया और ये +10 हो गया, तो ये हो गया 18, ये भी नहीं। 2 रखते हैं, p ऑफ 2 रख के देखते हैं, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 14 प्लस 10। अब ये देखो 14 माइनस 14 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है बेटा, 2 रखने पे ये जो है 0 हो रहा है। अब देखो क्या, मैं समझना, ध्यान से समझना, मैथ्स है। इसमें हमने रखा 2, इसमें हमने क्या वैल्यू रखा 2, तो ये पॉलिनोमियल हो गया 0, यानी कि x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा। कैसे? फैक्टर थ्योरम से समझना, फैक्टर थ्योरम से। कैसे मैं बोल रहा हूं बताऊं, 2 रखने पे यहां पे हमने 2 रखा तो ये हो गया 0 पॉलिनोमियल, यानी कि x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर होगा। कैसे होगा? x माइनस 2 क्या होगा? डिवीजर होगा। इसका अगर ये फैक्टर है तो ये डिवीजर होगा, इसका ये फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है, तो ये डिवीजर होगा। तो हमने क्या बताया था रिमाइंडर थ्योरम में या फैक्टर थ्योरम में कि इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो x इक्वल टू 2 आया। जो 2 आया इसी को पुट कर दो यहां पे, अगर ये 0 आ जाता है तो ये फैक्टर होगा। तो समझ में आया? जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू पुट करने से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जो भी वैल्यू पुट करने से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूट या जीरोस। तो यहां रूट हमारा जीरोस क्या है? यहां पे हमारा रूट और या जीरोस, रूट या जीरोस है बेटा 2। जब 2 हमें पता चल गया तो आपको क्या करना है? x -2 कर देना है। -2 क्यों कर रहे हो? तभी तो ये इक्वेट होगा 0 के बराबर, x की वैल्यू 2 आएगी तो 2 को इसमें पुट करोगे तो ये 0 आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो हमें एक चीज पता चल गया, x -2 जो है इसका फैक्टर है, सीधा पता चल गया। क्लियर? नहीं समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हमारे पास यहां पे कोई फैक्टर है x² - 6x + 8, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो बेटा ये समथिंग इंटू समथिंग होगा, ऐसे ही फैक्टराइज होगा। x² है तो इधर x ले लिया, इधर x ले लिया, x² हो गया, प्लस माइनस समथिंग प्लस माइनस समथिंग। अब ये जो दोनों समथिंग है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सोचना। ये समथिंग प्लस ये समथिंग इंटू समथिंग करेंगे तभी ये कांस्टेंट होगा। क्या मैं बोल रहा हूं? इसमें एक कांस्टेंट टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल हमें फैक्टराइज करने के लिए दिया गया है, इसमें एक कांस्टेंट टर्म है। अब ये कांस्टेंट टर्म आएगा कहां से? ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट जब भी हम करेंगे तो कांस्टेंट ही आने वाला है। 4 इंटू 2 करेंगे, नहीं तो 8 इंटू 1 करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। 8 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, कुछ तो होगा ऐसा ही कि 4 इंटू 2 किया तो 8 हो गया, क्योंकि यहां कांस्टेंट है और यहां कांस्टेंट नहीं है। तो क्या कांस्टेंट टर्म बनेगा? नहीं बनेगा। कांस्टेंट टर्म बनाने के लिए आपको यहां पे भी और यहां पे भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दोनों जगह पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक जगह से काम नहीं चलेगा। सोच के देखना। तो ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट जो होगा वो यहां पे कांस्टेंट टर्म बनाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ये पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट टर्म को पहले फैक्टराइज करके देखो। तो 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या क्या इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है? +-8, यही हो सकता है, +-1 +-2 +-4 +-8। अब इसकी वैल्यू जो है बेटा इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जिस वैल्यू पे 0 हो जाएगा वो इसका रूट होगा, और रूट निकलते ही बेटा फैक्टर आराम से निकल जाएगा। रूट निकला मतलब फैक्टर आराम से निकल जाएगा। समझो कैसे? समझो हम +2 लेते हैं, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है तो +2 ले रहे हैं। +1 पहले आप रखोगे, फिर -1 रखोगे, फिर +2 रखोगे, फिर -2 रखोगे। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इजी प्रोसेस इसके बाद बताऊंगा। तो +2 जो है इसमें हमने रखा, तो P ऑफ 2 रखा, तो ये कितना हो गया? 4 - 12 + 8, सो दिस इज 0। 8 + 4 12, 12 - 12 0। अब बताओ 2 जो है मेरे पास रूट है, रूट या जीरोस जो है अगर आपसे पूछता है इस पॉलिनोमियल का तो वो 2 है। अब रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में भी हम यहां पे कुछ ना कुछ पैसा पुट करते थे जिससे रिमाइंडर अगर 0 हो जाता था। फैक्टर थ्योरम में यहां पे हम कुछ ऐसा पुट करते थे जिससे ये 0 हो जाएगा तो वो उसका फैक्टर हो जाता था। डिवीजर जो है फैक्टर हो जाता था, डिवीजर इसका फैक्टर हो जाता था। तो हमें निकल सकता है कैसे?
यहां देखो 2 रखने पे हुआ, तो अगर हम x माइनस जो भी रूट रहेगा, ये मैं सीधा आपको बता दे रहा हूं, जो भी रूट रहेगा उसको इस फॉर्म में लिख दो, वही इसका फैक्टर होगा। तो 2 है तो x माइनस 2 जो होगा, दिस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। कैसे किया समझना, x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है, अब मैं फैक्टर थ्योरम में जा रहा हूं, x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर थ्योरम के अनुसार अगर इसका फैक्टर है, तो ये डिविजर है, इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो x इक्वल टू 2 आया। अब यही 2 की वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं, यहां देखो पुट कर दिया 2 की वैल्यू, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर होता है। फैक्टर थ्योरम में यही बताया था ना मैंने कि डिविजर फैक्टर कब बन जाता है, जब डिविजर को इक्वल टू 0 कर दो, उससे जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे पॉलिनोमियल में पुट कर दो, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो डिविजर जो होता है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। यही मैंने किया, तो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। अब x माइनस 2 तो एक फैक्टर आया बेटा, x माइनस 2 तो एक फैक्टर आया, ये x माइनस 2 हो गया, समझो ये यहां निकल के आ गया x माइनस 2। अब ये दूसरा वाला क्या है, व्हाट इज दिस वन, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे किसको, इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एस, ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड कर देंगे x माइनस 2 से। अब x माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और यहां पे जो भी हमारे पास क्वोशेंट आएगा वही दूसरा फैक्टर होगा। देखो करते हैं, एक्स स्क्वायर हटाना है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, तो ये माइनस ये प्लस। अब आपको समझ में आ गया कि माइनस और प्लस कैसे साइन जो है चेंज हो जाता है, तो ये हो गया माइनस 4x प्लस 8, तो ये माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 4x प्लस 8 हो गया, ये देखो प्लस माइनस कट गया 0, तो x माइनस 4 जो है वो दूसरा फैक्टर हो गया, तो इसको x माइनस 4। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये निकलेगा, तो इसका फैक्टर हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टर आप लिख सकते हो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। क्लियर, समझ में आया कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं हम। फैक्टराइजेशन करने का तरीका जो है फैक्टर थ्योरम के थ्रू कैसे है, ये फैक्टर थ्योरम हमने यहाँ पे यूज कर लिया। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले समझ लो, फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा उसका पहले फैक्टर लिख दो, फैक्टर लिख दिया। अब इसमें से पुट करना शुरू करो, जो भी पुट करने पे 0 आ जाता, सपोज 2 जब हमने पुट किया तो 0 आ गया, तो 2 आया जैसे ही, तो x माइनस 2 जो होगा वो फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इससे इसको डिवाइड कर दो x माइनस 2 से, तो जो भी दूसरा फैक्टर होगा वो निकल के आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर है, सपोज 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। अब ये देखो, जो मैंने पिछला मेथड बताया था आपको कि फैक्टर थ्योरम से कैसे हम फैक्टराइज करें, वो बेटा यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो ध्यान से, यहां बहुत मुश्किल होगा एप्लीकेबल करना। देखो कैसे, यहां पे बेटा ये 15 तो है, ठीक है, चलो 15 का तुम फैक्टर लोगे, बट यहां पे 2x स्क्वायर है, फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, होने के लिए होगा बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे अगर हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं, उसको फैक्टराइज करना होता है, तो उसको फैक्टराइज करने का तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या है इसको मैं समझा देता हूं आपको। अब देखो, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। अब आपको क्या करना है, ये 15 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उससे 15 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 2 जा 30, एक तरफ 30 लिख दिया, और दूसरा x का जो भी कॉफिशिएंट रहेगा, x का जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उसको यहां लिख दिया, माइनस 11 यहां लिख दिया, x का जो भी कॉफिशिएंट रहेगा लिख दो, और 15 2 जा कर दो, यहां 3 अगर रहेगा तो 15 3 जा 45 लिख दोगे, जो भी यहां पे कॉफिशिएंट रहेगा एक्स स्क्वायर का उससे मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म को, और वो यहां लिख दो, लिख दिया हमने। अब 30 का कुछ ऐसा फैक्टर बनाओ, 30 का कुछ ऐसा फैक्टर बनाओ, क्या बनाना है मैं बता रहा हूं। 30 का फैक्टर बनाया हमने 130, 1 इंटू 30 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 इंटू 15 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं 5 इंटू 6 करेंगे, 5 इंटू 6 करेंगे, 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर क्या 5 के बाद क्या होगा 10, 10 इंटू 3 तो कर ही दिया,
फिर आगे 15 इंटू 2 और फिर 30 इंटू 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये बेटा फैक्टर में आए हमारे पास, ये आगे। अब इनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है प्लस माइनस में, इनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन प्लस माइनस में बनाना है कि -11 हो जाए। क्या हमने किया, सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है यहां पे, ये देखो ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, उसका कुछ ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका प्लस माइनस में, इन दोनों के प्लस माइनस में, इन दोनों के प्लस माइनस में, इन दोनों के प्लस माइनस में कि कुछ ऐसा आ जाए, -11 आ जाए। अब देखो 30 को अगर +1 भी करते हैं तो 31 होगा, -1 करेंगे 29 आएगा, ये तो बन ही नहीं पाएगा। 15 + 2 करेंगे 17, 15 - 2 करेंगे 13, 10 + 3 करेंगे 13, 10 - 3 करेंगे 7, 6 + 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा। हाँ, यहाँ कुछ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें प्लस माइनस किसी को भी ले सकते हो, इसको इन दोनों में किसी को भी प्लस माइनस ले सकते हो। ये जो हम फैक्टर में करते हैं ना, इसमें प्लस माइनस आप किसी को भी ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, -11 करना है तो 6 और 5 11 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -6 - 5 लिख सकते हैं। तो चलो यहां लिख देते हैं। तो 2x स्क्वायर -11x था तो -6x - 5x, ऐसा कुछ आप लिख दोगे। 11x को ऐसा हमने लिख दिया, प्लस 15, देखो आराम से फैक्टराइज होगा। फिर 2x इसमें कॉमन ले लो। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, 2x कॉमन लिया तो x - 3 आया, फिर यहां -5 कॉमन लिया तो x - 3 कॉमन आया, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 15 हो गया, -5x हो गया, और यहाँ 2x कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर हो गया, -6x हो गया। अब ये देखो, ये बेटा ये दोनों को सेम रखना, कुछ ऐसा करना। अगर आप इसको मान लिया लिख देते हैं -5 - 6 भी तो लिख सकते थे, इसको -11 को लिख सकते थे ना ये, बट ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो x माइनस, यहाँ माइनस अगर 5x और -3x लिख देते, -6x लिख देते तो फिर मजा नहीं आता। कॉमन जो है हमारा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। करके दिखा देता हूं वो भी। जैसे मान लिया हम 2x स्क्वायर लिख देते हैं, -5x लिख देते हैं, -6x प्लस 15। अब बेटा देखो यहां पे क्या दिक्कत आती, 2x कॉमन लेते हैं तो x - 5/2 आता, यही होता कॉमन। फिर यहां पे क्या करते हैं, यहां पे कर देते आप 6x, 6 कॉमन लेते, 6 कॉमन लेते तो क्या हो जाता, x - 5/2। देखो यहां पे भी ये आ गया, x - 5/2, x - 5/2 जो है सेम आ गया, और यहां पे भी x - 3 सेम आ गया। बट बेटा ये थोड़ा डिफिकल्ट हुआ कि नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्ट हुआ, तो आप कुछ ऐसा रखो कि 6 - 5 रख देते हैं, तो 6 जो है 2 के कॉमन में आराम से आ जाएगा, और 5 भी 15 के कॉमन में आ जाएगा। तो हम ऐसा कर देते हैं, दोनों का आंसर देखना क्या आएगा, 2x, तो ये 2x - 5 लिख दोगे, ये वाला, ठीक है। ये -5 यहाँ जो कॉमन में रहेगा उसको डायरेक्ट इसके साथ लिख सकते हो, इंटू x - 3, यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 2x और -6 है तो इसको एक साथ लिख दो, 2x - 6, और ये हो गया x - 5/2। अब देखो ये एक्चुअली यही चीज है, ये जो है यही चीज है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 5 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 2x, 2 इसमें कॉमन ले लो तो x - 6, x - 3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 ये कट गया, तो ये क्या हो गया, x - 3, x - 3, ये देखो बहुत गंदा हो गया बोर्ड, इसको मिटा देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, यही था। अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 2x - 6 है, ये हो गया 2x - 5/2, यहां 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया x - 3, ये हो गया 2x - 5/2। अब ये 2 कट गया तो ये हो गया x - 3 इंटू 2x - 5। देखो सेम आया, तो लेने के लिए दोनों ले सकते हो बेटा, बट आपको कहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा सिचुएशन, कहां डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से। समझ में आया? चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जो है उससे करेंगे, उस मेथड से करेंगे। तो एक चीज देखो, ये जो है -5 कॉफिशिएंट लिख दिया, -5√3 ये कॉफिशिएंट लिख दिया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा, 12 × 1। मैंने बताया था कि यहाँ जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 12 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो भी हम 2 प्लस के रूप में रखेंगे, जो भी 2 हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, जो भी 2 प्लस के फॉर्म में हम लिखेंगे, उसमें √3 तो कॉमन ही रहेगा, √3। अब ये आगे कुछ भी हो सकता है, आगे 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, तो √3 तो कॉमन रहेगा। तो √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। तो ये 3 तो हो गया। अब यही दोनों मल्टीप्लाई होके 12 बनने हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में यही बताया था ना मैंने बेटा, कि ये जो रहेगा इसको क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना है। थोड़ा सा समझना, ध्यान लगाना यहाँ पे, इसको फैक्टराइज करना है 12 को। अब 12 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि इन दोनों के प्लस के फॉर्म में लिख देना है। तो प्लस के फॉर्म में हम पहले ही लिख देते हैं, √3 है, जब भी रूट वाला आएगा बेटा आप पहले ही प्लस के फॉर्म में लिख दोगे, समझ लोगे इसको, प्लस के फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे ये नहीं पता -5 कैसे आएगा, वो मुझे नहीं पता, अब मुझे बनाना है। तो अब क्या करेंगे, ये √3 हुआ, ये √3 हुआ, तो √3 × √3 12 में ये दोनों मल्टीप्लाई होके 12 बनना चाहिए। 12 को ऐसा स्प्लिट करते हैं कि ये दोनों को ऐड करने पे ऐसा बने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। वही है, वाइस वर्सा बात कर रहा हूं मैं। अब √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 तो पहले ही हो गया, 12 में 3 पहले ही आ गया, 3 में पहले ही आ गया, तो बचा क्या, 4 3 × 12 होता है। 3 तो पहले ही ले लिया हमने। अब 4 को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 4 को स्प्लिट करने के लिए बेटा हमें 1 4 2 2 और कोई रास्ता है नहीं। तो 1 4 को हम कैसा, अब इसमें से देखो 1 4 नहीं तो 2 2, इसी में से हमको चूज करना है। और चूज करके क्या बनाना है, -5/3। मैथ है, समझना इसको ध्यान से। तो 1 और 4 को हम क्या करते हैं, -1 और -4 ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, यहाँ -4 कर देते हैं। अब देखो, अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो -5/3 -5√3 हो जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। 3 × 4 -4 -1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। -4 -1 और 3 मिलके 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में देखो ना, -1 √3 × -4√3, तो √3 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। और 4 1 जा 4, तो 4 × 3 = 12 हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 हो गया। अब 12 को हम ऐसा स्प्लिट करना था कि ऐड होके ऐसा बन जाए। तो देखो, मैंने इन दोनों को ऐसा स्प्लिट किया कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से 12 हो जाए। एक ही चीज किया, इसको स्प्लिट करके ऐड करके ऐसा बनाना था, तो इसी को मैंने स्प्लिट करके ऐसा कर दिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 हो जाए। यही था हमारा, यही करना था हमें। तो ये तो निकल के आ गया। अब इसको देखो, कर देते हैं आराम से। x² हो गया। अब ये क्या है, -1√3 है, तो -√3 लिख देता हूं डायरेक्ट। इसको लिख सकते हैं ना, √3 डायरेक्ट x। अब ये क्या है, -4√3 है, तो -4√3x + 12 लिख सकते हैं। देखो x² है, ये -4√3 और √3 कितना होगा, -√3 मिला के -5√3 हो जाएगा, और 12। x कॉमन लिया, x -√3, यहाँ पे 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लें, 4√3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमको ये बराबर रखना है, तो हम 4√3 कॉमन लेते हैं, 4√3 कॉमन लेते हैं। यहाँ 4√3 कॉमन लिया, तो ये हो गया x। अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये देखो, √3 यहाँ पे कॉमन लेंगे, 4√3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 होगा, तो √3 कॉमन हो गया। देखो इजीली हो गया, बहुत आसानी से हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना 4√3x, 4√3 × √3 12। तब देखो x और यहाँ पे -4√3, इन दोनों को एक साथ ले आओ, x -4√3 × x -√3, यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। समझ में आया? चलो सेकंड क्वेश्चन खुद से करो, ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। यहां पे करो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है बेटा x² + 3√3x - 30। फिर वही चीज है, यहां पे क्या है,
-30 है, ये -30 हमने ले लिया। यहाँ पे क्या है 3√3 है। अब √3 तो रहेगा 2, इसको प्लस के फॉर्म में करना है ना, इसको प्लस माइनस के फॉर्म में करना है, और इसको 30, तो √3 तो रहेगा ही रहेगा दोनों टर्म में, तभी तो प्लस होकर 3√3 बनेगा। अब 3 इसमें हो गया, तो इसमें क्या है -10 करना है अपने को। तो 10 का हम देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो 5 2 10 कर सकते हैं, हाँ 5 और 2 का कॉम्बिनेशन जो होगा वो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे -2 कर देंगे। तो देखो 5 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का -2 से, तो -10 हो गया, और 5√3 -2√3 कितना हो जाएगा 3√3। तो कर दें यहाँ पे, तो ये हो गया x² प्लस 5√3x 5√3x -2√3x। ये देखो ये दोनों पे सिंप्लीफाई करने पे 3√3x आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि चेंज कर देना है। प्लस है तो यहाँ प्लस है, प्लस 5√3x -2√3x, तो ये कितना हो गया 3√3x -30। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 5√3, अब दूसरा भी x प्लस 5√3 होना चाहिए, तो हम क्या करें इसमें, तो x करना है तो -2√3 पहले कॉमन लेते हैं, फिर x हो गया प्लस। अब ये देखो 5 2 10 और √3 मिलके हो जाएगा 3, तो 10 × 3 30 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये 5√3 हो गया। अब देखो x प्लस 5√3 सेम है, x प्लस 5√3 सेम है, तो x -2√3 कर सकते हैं, इन दोनों को साथ में ले आना है, ये और ये को साथ में ले आना है, इंटू x प्लस 5√3। तो यही बेटा आपका फैक्टराइजेशन हो गया, इसका फैक्टराइजेशन ऐसा हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े। ये कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, इसको बेटा याद कर लो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके लिए है ये है, जो अभी आपको आना चाहिए, और ये है, ठीक है। ये क्यूब का भी फॉर्मूला है, इसको देखो, क्यूब के फॉर्मूला के बारे में बता देता हूं। ये देखो x a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, वही है x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस के फॉर्म में, ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो होता है x² माइनस वाई स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमेशा यूज में आएगा। फिर ये देखो, ये दोनों फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ। x प्लस वाई का दी होल क्यूब जो होता है वो x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है। अब इसको कैसे लिखा जाता है पता है? ऐसे भी कभी कभी लिखा मिलेगा, x प्लस वाई x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3y², ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब प्लस वाले में ध्यान रखना बेटा कि प्लस वाले में सब प्लस में रहते हैं, माइनस वाले में सब माइनस में रहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर a³ प्लस b³ x³ प्लस y³ का ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। x³ माइनस y³ का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला जो है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इनके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, a³ प्लस b³ प्लस c³, ऐसे आपने देखा होगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इजकल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है। अब मुझे बताओ, अगर इस टर्म को मैं जीरो कर देता हूँ, इस टर्म को जीरो कर देता हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। सो x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz लिख सकता हूं। अब ये टर्म जीरो कब होगा? जब या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। ये फैक्टर के फॉर्म में है ना, ये वाला जो है इसके फैक्टर के फॉर्म में ये है। तो अगर हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होगा तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz होगा। समझ में आया? अगर ये जीरो होगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये जीरो बन जाएगा। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होता है बेटा, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो होता है वो भी जीरो हो जाएगा। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ जो होगा वो 3xyz के बराबर होगा। समझ में आया? यही लिखा हुआ था यहाँ पे, ये वाला जो है इसमें यही फॉर्मूला है। अगर ये जीरो हो जाता है तो इसकी वैल्यू जो होगा 3xyz के बराबर हो जाएगी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखो,
वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो याद कर लेना, उसके बाद ये सब सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। वीडियो चल रहा है, एक बार देख लूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 104 इंटू 96, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 का दी होल, 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ, इसको 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से। अब इजिली आप कर सकते हो इसको। फिर इसको करना होगा सपोज 95 इंटू 95, तो 95 इंटू 95 को कैसे करें, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे आइडेंटिटीज से करेंगे। तो इसको क्या करेंगे 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 5। अब ये देखो a माइनस बी का दी होल स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू 100। सो दिस इज प्लस 25 माइनस 1000। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। ये देखो क्या है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का दी होल क्यूब, 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2, तो 100 प्लस 2 का दी होल क्यूब, तो x प्लस वाई का दी होल क्यूब आ गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी वाला यूज कर लोगे इसमें फॉर्मूला, x प्लस वाई वाला यूज कर लोगे। आगे बढ़े, ये फैक्टराइज करना है, इसको ध्यान से समझना। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो कैसे करेंगे। इसको पहले लिखते हैं 2x का दी होल स्क्वायर, प्लस माइनस अभी डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस में डिसाइड है, इसी फॉर्मूला को यूज करना है यहाँ पे। y का दी होल स्क्वायर, z का दी होल स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 इंटू 2x है बेटा, 2x y। अब यहाँ देखो इन दोनों में एक चीज ध्यान दो, इन दोनों में एक ऐसा टर्म है जो कॉमन है, 4xy yz, तो xy यहां पे yz, तो y दोनों में कॉमन है बेटा, तो y जो होगा वो माइनस में आएगा, तभी तो ये माइनस आ रहा है। तो यहां पे y को हमने माइनस में कर दिया, यहां पे y को हमने माइनस में कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू ये देखो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 4xy को प्लस कर दिया, अब सब प्लस कर दो, प्लस। अब यहां पे देखो प्लस हो गया, तो माइनस वाई जेड है, तो y का माइनस वाई हो गया, z का z हो गया और 2 का 2 हो गया, तो माइनस 2xyz हो गया। यस, फिर प्लस कर दिया हमने, फिर 2 इंटू एक्स, 2x इंटू जेड, ऐसा लिख सकते हैं 4xz को। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2x माइनस वाई प्लस जेड का दी होल स्क्वायर, विच इज 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। समझ में आया ये कैसे हुआ? इसमें हमेशा एक छोटी सी चीज इसमें ध्यान देना था बेटा, ये फॉर्मूला तो आपको पता है, ये भी फॉर्मूला पता है, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये माइनस कहां पे लगाना है। तो माइनस जब भी आप माइनस देखोगे तो हमेशा देखना कि इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है, ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, तो इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है, एक्स है कि वाई है, तो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, तो वाई दोनों में कॉमन है, वाई दोनों में कॉमन है, तो अपने को वाई को माइनस ले लेना है। क्लियर? यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन कराया आपको। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन खुद से करो। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं करके दिखाता हूं, बट ये छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 27y³ प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 54xy²। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला है x प्लस वाई का दी होल क्यूब, ये क्या होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही फॉर्मूला होता है। अब ये देखो कहीं ना कहीं उससे मैच कर रहा है। ये मैथ्स में क्या होता है बेटा, जब भी आप फैक्टराइज करते हो तो आपको हमेशा विजुअलाइज करना है कि आखिर कौन से फॉर्मूला यहाँ पे पुट होने वाला है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस से ही आता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो करते हैं इसको, 2x का दी होल क्यूब
प्लस 3y का दी होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y। अब ये हो गया 2x प्लस 3y। देख लेते एक बार चेक करके। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और एक्स वाई एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे वाई 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 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको हो गया 2x प्लस 3y का दी होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। देखो फैक्टराइज कैसे होते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस आएगा बेटा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। यहाँ पे कितना भी क्वेश्चन मैं करा दूँ सारे कम पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बदल बदल के आएंगे। आपके कंसेप्ट जो होने चाहिए क्लियर होने चाहिए, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और सारे फॉर्मूला जो है आपको हमेशा याद होने चाहिए। याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए मैं देता हूँ आपके, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका कमेंट करके बताना। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ खुद से बनाने के लिए आपको। आप मुझे निकाल के दिखाओ h टू द पावर 8 प्लस 1/h टू द पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। ट्राई करो मेरे साथ। कर लिया? चलो बनाते हैं। अब देखो बेटा, यहां से सोचना है कि यहां पे कैसे पहुंचे। तो स्क्वायर करते हैं इसका स्क्वायर हमने किया तो ये हो गया 4, 2 का दी स्क्वायर हो गया 4। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो x कट गया, ये हो गया 4। तो यहां से आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 उधर गया तो क्या हो गया, ये 2 उधर गया तो ये हो गया 2। तो अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का दी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर भी 2 का दी होल स्क्वायर कर देंगे। फिर से स्क्वायर किया हमने तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इंटू x4 इंटू 1/x4। तो x4 कट गया तो ये 2 हो गया। इधर कितना था बेटा, इधर हो गया 2 का दी होल स्क्वायर था तो ये भी 4 हो गया। तो 4, तो अब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया। तब x4 प्लस 1/x4 जो होगा ये आया 2। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 आ रहा है, x4 प्लस 1/x4 जो है 2 आ रहा है। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8। अब x4 जो कट जाएगा प्लस 2 रहेगा यहाँ पे इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 इधर जाएगा तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। सो आंसर इज 2। सो इसका आंसर क्या होगा बेटा 2। ये क्वेश्चन मैंने बहुत फास्ट में करके दिखाया बिकॉज आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेटा, आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना आपका फॉर्मूला जो है रिवाइज होता रहेगा हमेशा। ठीक है, इसको आप धीरे धीरे करके देख लेना कि ये कैसे मैंने किया है। कि समझा दो फिर से, चलो समझा देता हूँ। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, आ गई। वो निकल के क्या आई बेटा 2। उसका भी स्क्वायर कर दिया तो x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू निकल के आ गया, उसका वैल्यू क्या आया 2। अब उसको भी स्क्वायर कर दिया तो उसकी वैल्यू निकल के भी 2 आ गई। अब इसका भी स्क्वायर करोगे तो x टू द पावर 16 प्लस 1/x टू द पावर 16 जो होगा उसकी भी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जाके आपका बेटा चैप्टर खत्म होता है। तो होप आप लोग ने इस चैप्टर को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मज़े में आपने पढ़ाई की होगी इसकी। और बेटा मैंने जितने भी कंसेप्ट हैं चैप्टर 2 के, जितने भी कंसेप्ट हैं मैंने सब यहाँ पे बताए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना और नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम लोग आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।